गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अब चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। इससे पहले के वीडियो में अपन मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा, जिसका वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उसके बारे में चर्चा की थी। थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात रायमल राजगद्दी पर बैठते हैं। रायमल के 3 पुत्र थे, जगमाल, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह यानी सांगा। संग्राम सिंह एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी बचते हैं। जगमाल की हत्या ईडर में हो जाती है, और पृथ्वीराज, जिसे उड़ता राजकुमार कहा जाता था, उसकी हत्या उसके बहनोई के द्वारा कर दी जाती है। राणा सांगा, जो अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ शरण लिए हुए था, वो इन दोनों की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ आते हैं, और करमचंद पंवार के सहयोग से मेवाड़ की गद्दी सांगा को प्राप्त होती है। 1509 से लेकर के 1528 तक राणा सांगा राजगद्दी संभालते हैं। राणा सांगा को अपने समय में, अपने पूरे शासनकाल में अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ, 1518 में बाड़ी का युद्ध, और 1519 में बहादुर शाह, गुजरात आदि इनके साथ युद्ध, और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था उसका 1527 में था। और 1527 के युद्ध में राणा सांगा पराजित होते हैं और बसवा में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बसवा में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत देह को मेवाड़ लाया जाता है, और मेवाड़ में भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सांगा की मृत्यु के पश्चात जो मेवाड़ की राजगद्दी थी, उसके ऊपर विकट परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है और अलग समस्याएं सामने आती हैं। सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासन संभालने का जिम्मा आ जाता है सांगा की विधवा रानी कर्णवती पर। सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह शासक बने, लेकिन बहुत ही जल्द इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के उपरांत एक अल्पवयस्क विक्रमादित्य को, जो राणा सांगा के पुत्र थे, इन विक्रमादित्य को शासक बनाया जाता है। किंतु अल्पवयस्क होने के कारण से इनके स्थान पर शासन की बागडोर विक्रमादित्य की माँ रानी कर्णवती यानी कि सांगा की पत्नी ने शासन कार्य संभाला। वो सुचारू रूप से शासन कार्य चला रही थी। इसी दौरान इनके सामने और समस्याएं आती है। रानी कर्णवती ने राज्य की सुरक्षा के लिए बाबर से संधि की। वही बाबर जिसके साथ खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित होते हैं और उनकी बसवा में मृत्यु होती है। उसी मुगल सम्राट बाबर के साथ रानी कर्णवती ने एक संधि की, और संधि के तहत रानी कर्णवती ने बाबर को रणथंभौर का दुर्ग जागीर के रूप में देने का वादा किया। हालांकि ये संधि रानी कर्णवती और बाबर के बीच में होती है, लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाने के कारण से ये संधि क्रियान्वित नहीं हो सकी। अगर ये संधि क्रियान्वित हो जाती तो शायद मुगल साम्राज्य के साथ मेवाड़ के संबंध स्थापित हो जाते, और मेवाड़ पर आने वाले संकट के कारण से, या मेवाड़ के आने वाले संकटों का सामना करने के लिए शायद मुगल साम्राज्य का सहयोग मेवाड़ को प्राप्त हो जाता। लेकिन ये संधि क्रियान्वित नहीं हो सकी, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये वही बहादुर शाह था जिसको राणा कुंभा ने पराजित किया था। लेकिन राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात जब मेवाड़ में एक प्रकार से शून्य की स्थिति आ जाती है, तब बहादुर शाह पुनः मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं, और चित्तौड़ पर 1533 ईस्वी में आक्रमण कर देते हैं। इस स्थिति में रानी कर्णवती ने संधि के तहत बाबर के पुत्र हुमायूं को सहायता करने के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ सका। उस समय हुमायूं की परिस्थितियाँ भी इतनी अनुकूल नहीं थी। शेरशाह सूरी के साथ उसका संघर्ष चल रहा था। दिल्ली सल्तनत खतरे में थी, मुगल साम्राज्य खतरे में था, और इस कारण से हुमायूं रानी कर्णवती
जिसने राखी भेजी थी, राखी के महत्व को नहीं समझ सका और रानी कर्णवती की सहायता के लिए, या यूं कहें मेवाड़ की सहायता के लिए, वो मेवाड़ नहीं आ सका, या रानी कर्णवती की सहायता के लिए नहीं आ सका। अगर हुमायूं यहाँ सहायता के लिए आता तो मेवाड़ का सहयोग भी हुमायूं को प्राप्त होता, और हो सकता है कि शेरशाह सूरी के साथ जो उसके विकट संघर्ष के दिन चल रहे थे, उनमें मेवाड़ के सहयोग से उसको कुछ सहायता भी प्राप्त हो जाती। लेकिन इस समय हुमायूं की परिस्थितियाँ विकट होने के कारण से वो सहायता के लिए नहीं आ सका। जब हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ सका तो बहादुर शाह के आक्रमण के कारण से यहाँ पर 1534 ईस्वी में रानी कर्णवती द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में जोहर किया गया। इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहते हैं। आपको याद हो, चित्तौड़ का पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उस समय राणा रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, राणा रतन सिंह शासन कर रहे थे। रानी पद्मिनी ने जोहर किया और वीर राजपूतों ने केसरिया किया, इसलिए पहला साका 1303 ईस्वी में होता है। और बहादुर शाह के आक्रमण के कारण से 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। 1534 में रानी कर्णवती ने चित्तौड़ दुर्ग में जोहर किया था। बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती ने देवलिया के रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। ये बात युद्ध के दौरान की है, अभी तक रानी कर्णवती ने जोहर नहीं किया था। उससे पहले जब संकट के बादल मंडरा रहे थे और ये लग रहा था कि शायद चित्तौड़ इस समस्या का सामना नहीं कर पाएगा, शायद मेवाड़ इस समस्या से निकल नहीं पाएगा, और बहादुर शाह के इस आक्रमण को वो झेल नहीं पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा, या उसको पराजित नहीं कर पाएगा। इस समय इन परिस्थितियों को जानकर रानी कर्णवती ने देवलिया के रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियुक्त किया और अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी राज्य में सुजान सिंह के हाथों सुरक्षित भेज दिया। ध्यान रहे, यहाँ पर जो राणा सांगा थे, उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों ही अल्पवयस्क थे, और अल्पवयस्क होने के कारण से ही विक्रमादित्य जो बड़ा पुत्र था, इनको राजगद्दी पर बिठाया गया, और रानी कर्णवती उनकी संरक्षक बनकर शासन संभाल रही थी। 1533 में बहादुर शाह का आक्रमण होता है, और आक्रमण के उपरांत इनको रावत बाग सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके, और ये बूंदी राज्य में इनको, विक्रमादित्य को और उदय सिंह को बूंदी राज्य में सुरक्षित भेज दिया जाता है। और उसके पश्चात 1534 ईस्वी में रानी कर्णवती चित्तौड़ में जोहर करती है। रानी कर्णवती ने जब हुमायूं को सहायता मांगी, तब बूंदी का शासक अर्जुन सिंह हाड़ा एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, किंतु युद्ध में परास्त हुआ। जब हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ पाया था, तब बूंदी का शासक अर्जुन सिंह हाड़ा एक विशाल सेना लेकर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ आया था, लेकिन वो युद्ध में पराजित हुआ। 1536 ईस्वी में कुंवर पृथ्वीराज के अनोरस पुत्र का मतलब था दासी से उत्पन्न जो पुत्र होता है, उसको अनोरस पुत्र कहते हैं। अनोरस पुत्र बनवीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बतला दूं। राणा सांगा 3 भाई थे, यानी रायमल के 3 पुत्र थे, जगमाल, कुंवर पृथ्वीराज जिसको उड़ता राजकुमार भी कहा जाता था, और संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा। जब एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बनेगा, तब दोनों ने ही, यानी कि जगमाल ने और कुंवर पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह को मारने की चेष्टा की, और किसी तरह से संग्राम सिंह बचकर भाग निकले, अजमेर पहुंच गए, और इधर जगमाल की हत्या ईडर में कर दी जाती है। और कुंवर पृथ्वीराज जो कि उड़ता राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था, जिन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर के गढ़ बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बनवाया था, वही पृथ्वीराज, उनका एक दासी से उत्पन्न पुत्र था बनवीर। दासी से उत्पन्न पुत्र बनवीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वो अपने आप को चित्तौड़ का उत्तराधिकारी समझता था, क्योंकि सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज का पुत्र था वो, भले ही दासी से उत्पन्न क्यों ना हो। इसी कारण से वो अपने आप को चित्तौड़ का उत्तराधिकारी समझता था, और इसी कारण से बनवीर चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए आया। चित्तौड़ को जीतने के लिए बनवीर ने
चित्तौड़ को जीतने के लिए बनवीर ने मारवाड़ से संबंध स्थापित कर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वही विक्रमादित्य जिसको उदय सिंह के भाई विक्रमादित्य जिसको बूंदी राज्य में भेज दिया गया था। रानी कर्णवती ने जौहर करने से पहले रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया और उसके उपरांत जब बहादुर शाह वापस चला गया, विक्रमादित्य और उदय सिंह वापस उदयपुर आते हैं, चित्तौड़ आते हैं और चित्तौड़ आकर वो राज्य की कमान संभालते हैं। और उसी दौरान 1536 ईस्वी में बनवीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में बनवीर के इस आक्रमण में विक्रमादित्य मारा जाता है। और विक्रमादित्य के मरने के उपरांत विक्रमादित्य को जब मार दिया गया उसके उपरांत बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, क्योंकि अब एक दूसरा उत्तराधिकारी विक्रमादित्य के मरने के बाद उसका छोटा भाई उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र वह अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी था। लेकिन उदय सिंह को मारे बगैर बनवीर को मेवाड़ की गद्दी प्राप्त नहीं होने वाली थी, इसलिए उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आगे बढ़ता है। लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ भेज दिया। जब पन्नाधाय जो कि उसकी धाय माँ थी उनका लालन पालन कर रही थी, तब उनको लगता है कि बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है, तब उदय सिंह के स्थान पर वो अपने पुत्र चंदन को सुला देती है और उदय सिंह को चुपचाप सुरक्षित कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है। बनवीर उदय सिंह के भरोसे चंदन को मार देता है और अपने आप को सुरक्षित समझता है। जब उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया जाता उस समय कुंभलगढ़ का दीवान आसाद देवपुरा था जिसने उदय सिंह का पालन पोषण किया। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उदय सिंह का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, तो उदय सिंह का पालन पोषण कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। यह भी याद रखिएगा कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। खैर, जब उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है तो इस समय कुंभलगढ़ का दीवान आसा देवपुरा था जिसने उदय सिंह का पालन पोषण किया। चित्तौड़ के समीप पांडोली गांव में पन्नाधाय का जन्म हुआ था और पन्नाधाय की छतरी वर्तमान में भानगढ़ अलवर में देखी जा सकती है। जो पन्नाधाय थी जो अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था, वो पन्नाधाय चित्तौड़ के समीप एक छोटे से गांव पांडोली की रहने वाली थी। पांडोली में उसका जन्म हुआ था और पन्नाधाय की छतरी आज भी अलवर के भानगढ़ दुर्ग में देखी जा सकती है। चित्तौड़ दुर्ग में बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया था जो आज भी चित्तौड़ दुर्ग में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह राणा सांगा के छोटे पुत्र। उदय सिंह का बड़ा भाई विक्रमादित्य जिसकी हत्या बनवीर के द्वारा कर दी गई थी। उदय सिंह को भी बनवीर मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय के बलिदान के कारण से उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है। कुंभलगढ़ में आसाद देवपुरा उदय सिंह का पालन पोषण करते हैं और उसके पश्चात राणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। राणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव से संधि कर चित्तौड़ पर चढ़ाई की। याद रखिएगा कि बनवीर ने भी मारवाड़ से संधि की, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, विक्रमादित्य की हत्या की और चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित किया। और जब उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाता है, मेवाड़ का वास्तविक शासक उदय सिंह बन जाता है। उसके पश्चात उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव मालदेव से संधि करके चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बनवीर के ऊपर। मावली नामक स्थान पर मालदेव के सहयोग से बनवीर को मारकर चित्तौड़ को जीत लिया। मावली जो उदयपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित है, उस स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, बनवीर के बीच में और राणा उदय सिंह के बीच में। और इस युद्ध में बनवीर मारा जाता है और फिर चित्तौड़ पर पुनः मेवाड़ के इस सिसोदिया शासक का शासन स्थापित होता है। चित्तौड़ पर पुनः सिसोदिया वंश के शासकों का अधिकार हुआ तथा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर को बसाया। याद रखिएगा, उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर को बसाया था। ये सिसोदिया शासक था। उदयपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया, उदयपुर झील का निर्माण करवाया
तथा धूनी नामक स्थान पर उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया। आज जैसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जो वो राजमहल जो पिछोला झील के किनारे स्थित है, इन राजमहलों का निर्माण उदय सिंह ने ही करवाया था। उस समय इस स्थान का नाम धूनी हुआ करता था, तो धूनी नामक स्थान पर उदय सिंह ने उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया था और साथ उदयपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मुगलों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और इस कड़ी में 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसमें उदय सिंह परिवार सहित चित्तौड़ से निकले जाते हैं। चित्तौड़ से निकलकर वो उदयपुर की पहाड़ियों में आ जाते हैं और परिवार सहित यहीं पर आकर फिर अपना यहीं से राजकाज चलाते हैं। चित्तौड़ की जिम्मेदारी दो वीर सेनानायक जयमल और फत्ता के हाथ में आ जाती है। उदय सिंह जब चित्तौड़ छोड़ते हैं तो चित्तौड़ की सारी जिम्मेदारी अपने दो विश्वासपात्र सेनानायकों जयमल और फत्ता को सौंप देते हैं और उसके पश्चात वो चित्तौड़ से गमन करते हैं। मुगल सेना व राजपूत सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर कल्ला जी राठौड़, मैं आपको बतला दूं, वीर कल्ला जी राठौड़ मेड़ता के रहने वाले थे और बहुत महान योद्धा थे और इस युद्ध में इन्होंने अपनी युद्ध कला का विशेष प्रदर्शन किया था और अकबर स्वयं इस युद्ध में उपस्थित था और उन्होंने वीर कल्ला और जयमल फत्ता की वीरता अपनी आंखों से देखी थी और वह इनका मुरीद बन गया था। इस युद्ध में मुगल सेना और राजपूत सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर कल्ला जी राठौड़ की वीरता जयमल और फत्ता का नेतृत्व है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए और मेवाड़ सेना की पराजय इसमें होती है। वीर कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाला देवता भी कहते हैं। जब ऐसा कहा जाता है, इसकी किंवदंती भी प्रचलित है कि इस युद्ध में जब कल्ला जी राठौड़ की गर्दन कट गई थी, उसके बावजूद भी वो अपने शत्रुओं से लड़ रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने जयमल को अपने कंधों के ऊपर बिठा लिया और दो हाथों से खुद और दो हाथों से जयमल दुश्मनों को काट रहे थे। इस कारण से चार हाथों वाले देवता के रूप में भी वीर कल्ला की ख्याति हुई थी। जब सारे के सारे राजपूत सरदार वीरगति को प्राप्त होते हैं, तब फत्ता की रानी फूल कंवर ने चित्तौड़ दुर्ग में जोहर किया, जिसे चित्तौड़ का तीसरा साका कहते हैं। याद रखिएगा, चित्तौड़ का पहला साका 1303 ईस्वी में जब राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है और पद्मिनी जोहर करती है, राजपूत केसरिया करते हैं। दूसरा साका 1534 ईस्वी में रानी कर्णवती जो सांगा की पत्नी थी वो जोहर करती है और तीसरा साका 1567 ईस्वी में जब राजपूत केसरिया करते हैं और फत्ता की रानी फूल कंवर चित्तौड़ दुर्ग में जोहर करती है। इसको तीसरा साका कहा जाता है। अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अब पहली बार जो चित्तौड़ था वो मुगलों के हाथ में आया था। हालांकि इससे पहले 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था और उसका नाम खिजराबाद रखा था। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा जो उदयपुर के पास में स्थित है, वहाँ पर 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है। गोगुंदा में ही राणा उदय सिंह का स्मारक बना हुआ है, जिसे राणा उदय सिंह की छतरी कहा जाता है। तो ये थे मेवाड़ के उदय सिंह। ईसरदान चौहान मेवाड़ सेना का एक योग्य सेनापति। 1567 के युद्ध में जब अकबर युद्ध स्थल पर था, तब अकबर के ऊपर तलवार से प्रहार किया, किंतु अकबर बच गया। जब बहुत बुरी तरह से ईसरदान चौहान ने अकबर के ऊपर तलवार मारी तो अकबर जो घोड़े उसके हाथी के ऊपर बैठा था वो नीचे छिप गया और इस कारण से अकबर बच गया। अगर उस समय अकबर नीचे नहीं होता तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती, लेकिन अकबर बच गया, लेकिन ईसरदान चौहान नहीं बच सका और इसी युद्ध में आखिरकार ईसरदान चौहान की मृत्यु हो जाती है। जयमल और फत्ता राणा उदय सिंह के वीर सेना नायक। 1567 ईस्वी के युद्ध में इन्होंने केसरिया किया था और बहुत वीर गति से ये लड़े थे, बहुत वीरता के साथ ये लड़े थे कल्ला जी राठौड़ के साथ। अकबर ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर दोनों वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं लगवाई थी
आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इन दोनों वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं अकबर के द्वारा लगवाई गई थी। 1567 के युद्ध में इन्होंने जयमल और फत्ता की वीरता अपनी आंखों से देखी थी और वो इनके मुरीद हो गए थे। राजस्थान के बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा मुख्य द्वार पर इनकी प्रतिमाएं लगवाई गई थी, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। ये हाथी पर आरूढ़ दोनों वीरों की प्रतिमाएं आगरा के मुख्य द्वार पर, आगरा के किले के मुख्य द्वार पर और जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगाई गई थी और दोनों ही आज देखने को नहीं मिलती। इनको समय के साथ ध्वस्त कर दिया गया। बीकानेर की जो प्रतिमाएं थी उनको औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। तो ये थे रानी कर्णवती और वीर उदय सिंह। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप की, राजस्थान का वीर योद्धा, वीर सपूत राणा प्रताप। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।